आईटी सूचना तकनीक के और अपने संगठन की दृष्टि से ये जो अपना विद्या भारती का पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र है, इसके प्रचार प्रमुख का दायित्व है। यहाँ का सारा जो है डिजिटल एजुकेशन और सब कुछ जो है तो आपकी देखरेख में होता है। तो आज सोशल मीडिया पर उसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, सावधानियाँ क्या हैं और क्या कैसा क्या, उस पर आपका जो है आप हम लोगों से वार्ता करेंगे। सोशल मीडिया के बारे में कितने लोगों को पता है? हाथ उठाएं। अरे वाह, सबको पता है। तो सोशल मीडिया क्या है? संघ की भाषा में हम इसको कैसे सकारात्मक उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि सकारात्मक नकारात्मक सबको मालूम है। सभी लोग जानते हैं कि ज़्यादा इसका दुरुपयोग हो रहा है। अफवाहें फैलाई जाती हैं, तरह तरह की गलत बातों का प्रचार होता है, अंधविश्वास की बातें फैलाई जाती हैं, समाज के बारे में गलत धारणा फैलाई जाती है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हरदम सकारात्मक पक्ष की बात करी। तो पिक्चर तो आप लोगों को अच्छी लगती है ना देखने में, तो पहले एक पिक्चर दिखा देते हैं, फिर बात करेंगे। लगा दो भाई। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का एक अहम पहलू है। इस अधिकार के उपयोग के लिए सोशल मीडिया ने जो अवसर नागरिकों को दिए हैं, एक दशक पूर्व उनकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। दरअसल इस मंच के जरिए समाज में बदलाव की बयार लाई जा सकती है। लेकिन चिंता का विषय है कि मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया अपनी आलोचनाओं के लिए चर्चा में रहता है। दरअसल सोशल मीडिया की भूमिका सामाजिक समरसता को बिगाड़ने और सकारात्मक सोच की जगह समाज को बांटने वाली सोच को बढ़ावा देने वाली हो गई है। सोशल नेटवर्किंग साइट आज के इंटरनेट का एक अभिन्न अंग है, जो दुनिया में 1 अरब से अधिक लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है। ये एक ऑनलाइन मंच है जो उपयोगकर्ता को एक सार्वजनिक प्रोफाइल बनाने एवं वेबसाइट पर अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ सहभागिता करने की अनुमति देता है। प्रोफाइल का उपयोग अपने विचारों को साझा करने, पहचान के लोगों या अजनबियों से बात करने में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि। इस संपूर्ण प्रक्रिया में वेबसाइट पर उपलब्ध उपयोगकर्ता की निजी सूचनाएं भी साझा हो जाती हैं। ये पूरी प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है, जहां विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। उपयोग के बहुविविध तरीके और तकनीकी निर्भरता ने सोशल नेटवर्किंग साइट को विभिन्न प्रकार के खतरों के प्रति सुभेद किया है। सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव। सोशल मीडिया दुनिया भर के लोगों से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है और इसने विश्व में संचार को नया आयाम दिया है। ये उन लोगों की आवाज बन सकता है जो समाज की मुख्य धारा से अलग हैं और जिनकी आवाज को दबाया जाता रहा है। वर्तमान में सोशल मीडिया कई व्यवसायियों के लिए व्यवसाय के एक अच्छे साधन के रूप में कार्य कर रहा है। सोशल मीडिया के साथ ही कई प्रकार के रोजगार भी पैदा हुए हैं। वर्तमान में आम नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग काफी व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। कई रिसर्च में सामने आया है कि दुनिया भर में अधिकांश लोग रोजमर्रा की सूचनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव। कई रिसर्च बताते हैं कि यदि सोशल मीडिया का आवश्यकता से अधिक प्रयोग किया जाए तो वो हमारे मस्तिष्क को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है और हमें डिप्रेशन की ओर ले जा सकता है। सोशल मीडिया साइबर बुलिंग को बढ़ावा देता है। ये फेक न्यूज और हेट स्पीच फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोशल मीडिया पर गोपनीयता की कमी होती है और कई बार आपका निजी डेटा चोरी होने का खतरा रहता है। साइबर अपराधों जैसे हैकिंग और फिशिंग आदि का खतरा भी बढ़ जाता है। आजकल
सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी का चलन भी काफी बढ़ गया है। ये लोग ऐसे सोशल मीडिया उपयोगकर्ता की तलाश करते हैं जिन्हें आसानी से फंसाया जा सकता है। सोशल मीडिया का अत्यधिक प्रयोग हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकता है। सोशल मीडिया और भारत। सोशल मीडिया ने समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ने और खुलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर दिया है। आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत में तकरीबन 350 मिलियन सोशल मीडिया यूजर हैं और अनुमान के मुताबिक वर्ष 2023 तक यह संख्या लगभग 447 मिलियन तक पहुंच जाएगी। वर्ष 2019 में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय उपयोगकर्ता औसतन 2.4 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया अपनी आलोचनाओं के कारण भी चर्चा में रहता है। दरअसल सोशल मीडिया की भूमिका सामाजिक समरसता को बिगाड़ने और सकारात्मक सोच की जगह समाज को बांटने वाली सोच को बढ़ावा देने वाली हो गई है। भारत में नीति निर्माताओं के समक्ष सोशल मीडिया के दुरुपयोग को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती बन चुकी है और लोगों के द्वारा इस ओर गंभीरता से विचार भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया का दुरुपयोग। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 में फेसबुक, ट्विटर समेत कई साइटों पर 3,245 आपत्तिजनक सामग्रियों के मिलने की शिकायत की गई थी, जिनमें से जून 2019 तक 2,662 सामग्रियां हटा दी गई थी। उल्लेखनीय है कि इनमें ज्यादातर वो सामग्री थी जो धार्मिक भावनाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान का निषेध करने वाले कानूनों का उल्लंघन कर रही थी। इस अल्पावधि में भी बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सामग्री का पाया जाना ये दर्शाता है कि सोशल मीडिया का कितना ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। यही नहीं, सोशल मीडिया के जरिए ऐतिहासिक तथ्यों को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता रहा है। न केवल ऐतिहासिक घटनाओं को अलग अलग रूप में पेश करने की कोशिश हो रही है, बल्कि आजादी के नायकों के बारे में भी गलत जानकारी बड़े स्तर पर साझा की जा रही है। यकीनन ये न केवल देश की प्रगति में रुकावट है, बल्कि भविष्य में इसके खतरनाक परिणाम भी सामने आ सकते हैं। सोशल मीडिया के दुरुपयोग ने इसे एक खतरनाक उपकरण के रूप में भी स्थापित कर दिया है तथा इसके विनियमन की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही है। अतः आवश्यक है कि निजता के अधिकार का उल्लंघन किए बिना सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श कर नए विकल्पों की खोज की जाए, ताकि भविष्य में इसके संभावित दुष्प्रभावों से बचा जा सके। विद्या भारती द्वारा सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग। विद्या भारती ने वर्ष 2018 में अपने प्रचार विभाग को पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित कर दिया। विद्या भारती online.org डोमेन के माध्यम से विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के समस्त लगभग 1100 विद्यालयों को समाचार संप्रेषण की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए अपने विद्यालयों में होने वाले कार्यक्रमों एवं गतिविधियों को विद्यालय में नियुक्त प्रचार प्रमुख आचार्य के माध्यम से पोर्टल पर अपलोड करने की सुविधा प्रदान की गई है। विद्यालय द्वारा पोर्टल पर अपलोड की गई सामग्री को क्षेत्रीय कार्यालय के प्रचार विभाग द्वारा एडिट करके सही स्वरूप प्रदान किया जाता है तथा उस सामग्री को विद्या भारती के राष्ट्रीय पदाधिकारियों एवं देश के समस्त समाचार पत्रों एवं न्यूज चैनलों को जारी किया जाता है। इस प्रक्रिया में क्षेत्रीय कार्यालय लगभग 100 से 150 समाचार वीडियोस एवं फोटोग्राफ नियमित रूप से समाज में विद्या भारती के कार्यों के प्रचार प्रसार के लिए रिलीज करता है। वर्ष 2019 से विद्या भारती LMS के माध्यम से विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के समस्त स्कूलों को यूनिक आईडी से कनेक्ट किया जा चुका है। इस यूनिक आईडी के माध्यम से विद्यालय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाई पड़ते हैं।
और विद्यालय की समस्त सुविधाएं यथा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक एवं अन्य समस्त कर्मचारी यूनिक आईडी के माध्यम से उस डिजिटल स्कूल में प्रवेश कर सकते हैं। डिजिटल स्कूल के माध्यम से कोरोना काल में शिक्षण कार्य निर्बाध रूप से चलाया गया। उक्त शिक्षण कार्य देश के स्कूलों से एकदम अलग है। इसमें प्रत्येक विद्यालय, आचार्य, विद्यार्थी एवं अभिभावक की आइडेंटिटी पूर्णतः सुरक्षित है। उसको अपने क्लास की ई बुक, मल्टीमीडिया, एकेडमिक वीडियो, होमवर्क, नोट्स, क्वेश्चन बैंक, हॉबी क्लासेस, रिपोर्ट कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड आदि डिजिटल लॉकर के माध्यम से 25 वर्षों के लिए प्रदान किया गया है। इस प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया है, जो भारतवर्ष के किसी भी शैक्षणिक संस्थान, चाहे वो सरकारी हो अथवा प्राइवेट, कहीं भी उपलब्ध नहीं है। उक्त प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मूल धारणा राष्ट्रहित सर्वोपरि पर आधारित विभिन्न ब्रॉडकास्ट कार्यक्रम भी संचालित करते हैं, जिसमें देश और प्रदेश के विभिन्न लोगों, माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी, शिक्षाविद, सेना के पदाधिकारी और समाज के विभिन्न वर्गों में कार्य कर रहे लोगों को आमंत्रित किया जाता है, जिनके माध्यम से हम अपने लाखों भैया बहनों और अभिभावकों तक अपने विचारों को संप्रेषित करते हैं। ये एक असाधारण प्रयोग है जो हमारे राष्ट्रवादी विचारों को जन जन तक पहुंचाने का असाधारण कार्य किया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सहभागिता कर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आज के इस पुनीत अवसर पर मैं देश के स्वाधीनता संग्राम में अपने आप को आहूत करने वाले, देश को नेतृत्व देने वाली सभी महान विभूतियों के चरणों में आदरपूर्वक नमन करती हूँ। उन्हें कोटि कोटि वंदन करती हूँ। मैं उन सभी वीर जवानों को भी नमन करती हूँ जिन्होंने आज़ादी के बाद भी राष्ट्र रक्षा की परंपरा को जीवित रखा, देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और शहीद हो गए। इसके साथ ही मैं जिन पुण्य आत्माओं ने आज़ाद भारत के पुनर्निर्माण प्रगति की एक एक ईंट रखी, 75वें वर्ष में देश को यहाँ तक लाए, मैं उन सभी को भी नमन करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में देश की आज़ादी में शहीद होने वाले सेनानियों और देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया है। मैं उनका भी अभिनंदन करती हूँ। विद्या भारती के माध्यम से नई शिक्षा नीति पर जो काम किया वो भी आज मैं सबके सामने रखना चाहती हूँ कि 2 स्थान पर, एक काशी में 300 आंगनवाड़ी वर्कर को ट्रेनिंग विद्या भारती के द्वारा दी गई 3 दिन की, और इधर लखनऊ में 300 आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्त्री थी वे लोगों को विद्या भारती के द्वारा 3 दिन की ट्रेनिंग दी गई, किस तरह पढ़ाना है और हमारा सिलेबस कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ वे लोगों ने काम किया था मित्रों। इसी तरह ये हम जो काम नहीं करेंगे तो जो हमारी ये जो पीढ़ी है ना, वो तो मोबाइल में ही उलझी हुई है। सबके पास मोबाइल है। 1 साल का बच्चा है, उनके पास भी मोबाइल है भाई, ऐसे ऐसे करता रहता है, माँ भी देती रहती है कि ले जाओ, वो रोता है तो मोबाइल के हाथ में पकड़ा देती है। तो ये स्थिति को हमें बदलना है मित्रों। कोरोना कालखंड में शिक्षा क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्रों में से एक था, और उस कालखंड में इस आवश्यकता की पूर्ति कैसी हो, ऑनलाइन एजुकेशन का प्लेटफॉर्म भी, डिजिटल प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करवाने का जो कार्य भारत सरकार ने अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रारंभ किए। देश ने देखा है आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार की आवश्यकता सरकार उपलब्ध करा रही है, उसका आविष्कार करके उसे उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। और मुझे प्रसन्नता है कि उस डिजिटल प्लेटफॉर्म से विद्या भारती ने भी अपने आप को जोड़ करके 40 लाख विद्यार्थियों को इस योजना, इस सेवा के साथ जोड़ने का कार्य किया है। हमें तकनीक से नहीं भागना है,
हमें रूढ़िवादिता के खिलाफ आवाज उठानी है, किसी भी उस दुष्प्रवृत्ति के खिलाफ जो हमें हमारे विकास को बाधित करता हो, हमारी एकता में बाधक हो, हमारे एक स्वस्थ और समर्थ भारत के निर्माण में जो बाधक होती हो, हमें उस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति के खिलाफ आवाज उठानी है। लेकिन तकनीक को अपनाने में कहीं भी अपने आप को पीछे नहीं रखना है। और अगर हम तकनीक को अपनाने में पिछड़े तो फिर हम लोग अपने आप ही पिछड़ जाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि आज से ठीक 75 वर्ष पूर्व, 70 वर्ष पूर्व गोरखपुर में जो बीजारोपण हुआ था, एक छोटा सा संस्थान खोला गया था, छोटा सा स्कूल आज भी है गोरखपुर में, सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग, बहुत अच्छा स्कूल है, 1952 में स्थापित हुआ था। आज वहां पर सीनियर सेकेंडरी तक की आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है, बहुत अच्छी संख्या में बच्चे वहां पर हैं। अभिभावकों में एक उत्साह होता है कि हम अपने बच्चे का प्रवेश वहां पर करवाएं, क्योंकि उसने एक अच्छी पीढ़ी दी, लगातार राष्ट्रीयता से ओतप्रोत राष्ट्रभक्तों को जन्म देने का कार्य गोरखपुर की पक्की बाग सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग ने किया था। और लगातार उस अभियान के साथ आज भी वह 70 वर्षों से कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। आज तो गोरखपुर में कई संस्थान विद्या भारती के माध्यम से संचालित हैं। पूरे देश के अंदर 12,000 से अधिक संस्थान संचालित हैं। बिना भेदभाव के आधुनिक शिक्षा, संस्कार युक्त शिक्षा, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत शिक्षा देने का कार्य विद्या भारती के संस्थान कर रहे हैं। और केवल वहीं पे नहीं, एकल संस्थान चल रहे हैं जनजातीय क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में, गिरिजनों के लिए, वनवासी बंधुओं के लिए जो सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं, वे अलग से कार्यक्रम हैं। बिना किसी सरकारी सहयोग के लगातार ये कार्यक्रम उस अभियान के हिस्से बने हुए हैं। और आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी कोरोना कालखंड में विद्या भारती ने अपने आप को जोड़ने का जो अभिनव प्रयास किया, अत्यंत अभिनंदनीय है। अमृत महोत्सव कालखंड में अपने पूर्व सैनिकों का सम्मान, जिन्हें अलग अलग प्रकार के वीरता के पुरस्कार प्राप्त हुए, उन्हें यहाँ पर अलग अलग अवसरों पर आमंत्रित करके और उनके द्वारा रोचक शब्दों में अपनी बात को भैया बहनों के सामने प्रस्तुत करना, उन्हें भी उसी के अनुरूप बनने के लिए प्रेरणा देना एक अच्छा और सराहनीय प्रयास है। मैं विद्या भारती के इस प्रयास के लिए इसकी सराहना करता हूं। सोशल मीडिया पर तेज गति से अपने YouTube चैनल, फेसबुक पेज, ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट एवं अन्य माध्यमों से विद्या भारती ने अपने उद्देश्य एवं पंचपदी शिक्षण पद्धति के माध्यम से भारत केंद्रित शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का असाधारण कार्य किया है। इस भारत केंद्रित शिक्षा के माध्यम से हमारी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष 2025 तक हम संपूर्ण विश्व के समस्त देशों तक अपने संदेशों को पहुंचा रहे होंगे तथा भारतवर्ष की वर्तमान 135 करोड़ आबादी तक हमारी पहचान सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय निष्ठा के कार्यकर्ताओं के रूप में स्थापित रहेगी। आज के सभी युवाओं से यह अपेक्षा है कि सोशल मीडिया सिस्टम का सकारात्मक उपयोग करें। सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया तक अपनी मेधा, अपनी योग्यता एवं अपने कार्यों का प्रचार प्रसार करें और उन लोगों के मध्य पहुंचने का प्रयास करें जिनको आपकी मेधा और आपकी योग्यता की आवश्यकता है। उनके जीवन का उत्थान करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष तक पूरे देश का संपूर्ण विकास हो सके और हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सकें। यह लक्ष्य और संकल्प हमें लेना है। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित
कुछ अच्छी लगी डॉक्यूमेंट्री आप लोगों को? इसमें क्या चीज़ बहुत अच्छी लगी? अब हम पीछे ले जाते हैं आप लोगों को, थोड़ा सा पीछे चलेंगे। पहले दुनिया में बातचीत करने के लिए टेलीफोन होता था तार वाला। वो तार वाले टेलीफोन में बहुत लिमिटेशंस थी, बड़े समस्याएं थी, मिलता नहीं था, कनेक्शन नहीं होता था। लखनऊ जैसा शहर, इसमें मुश्किल से 100-200 टेलीफोन यूज़र होते थे। और जब भी बात करनी होती थी, अगर लखनऊ से दिल्ली बात करनी तो ट्रंक कॉल बुक होती थी। ट्रंक कॉल आज हमने बुक कर ली, हो सकता है कल नंबर आए, परसों नंबर आए। अगर अमेरिका यूरोप बात करनी है तो पता ही नहीं कब आएगा नंबर, हफ्ते भर बाद आएगा, 15 दिन बाद आएगा, और तब हम अपनी बात कह पाते थे। उसके बाद फिर बटन वाले फ़ोन आए, फिर पीसीओ लगे। आप लोगों ने तो पीसीओ भी नहीं देखे होंगे शायद, देखें? अरे वाह, क्या पीसीओ में क्या होता था? आप गए, अपना नंबर दिया, उसने मिलाया, फटाफट दे दिया आपको, तो दिल्ली बम्बई पूरे भारत में बात होने लगी। फिर पीसीओ में एसटीडी कॉल भी होने लगी, तो फिर अमेरिका इंग्लैंड भी तुरंत बात होने लगी। लेकिन जाना पड़ता था पीसीओ तक। अब कहीं नहीं जाना, जेब में मोबाइल फ़ोन है, आपने फटाफट मिलाया, आपको दिल्ली बात करनी तुरंत मिल जाएगा, वाशिंगटन अमेरिका बात करनी तुरंत मिल जाएगा। ये जो टेक्नोलॉजी तेज़ी से आगे बढ़ी, इस टेक्नोलॉजी के साथ सारी सुविधाएं भी बहुत तेज़ हो गई। दुनिया छोटी हो गई, इतनी छोटी हो गई कि आज अमेरिका में जो घटना होती है वो हमें अगले सेकंड दिख रही होती है, हमारे टीवी पे, हमारे मोबाइल पे, सब जगह आ रही है। हमारे देश में जो घटना हो रही वो दुनिया में दिख रही है। इसी जो तेज़ी आई, इस तेज़ी से लोगों का जुड़ना भी तेज़ हो गया। हमने बताया पहले टेलीफोन मुश्किल से हज़ारों में एक घर में होता था। हम लोग जिस समय छोटे थे, आप लोगों की उम्र में रहे होंगे और नीचे रहे, तो मोहल्ले में फ़ोन हमारे घर में था, तो पूरे मोहल्ले की जो फ़ोन कॉल होती थी वो हमारे यहाँ आती थी, और एक आदमी केवल यही काम करता था। रात में ज़्यादातर फ़ोन आते थे, तो जल्दी से दौड़ के जाओ, वो 10 घर आगे का फ़ोन आ गया तो उनको बुला के लाओ जल्दी से, फिर वो फ़ोन करें, ऐसे होता था। अब वो सब समाप्त हो गया। अब आप लोगों के समय में तो अगर 4 लोगों को एक साथ भी बात करनी है तो आप लोग कॉन्फ्रेंसिंग करा लेते हैं, सब लोग करा लेते हैं ना। अपने ही मोबाइल से आपने कनेक्ट कर दिया, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, और 4, 5, 6, 8 लोग एक साथ बात कर रहे हैं। उसी को और एडवांस किया 2007 में। 2007 का वर्ष इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत क्रांतिकारी वर्ष माना जाता है। उस वर्ष में फेसबुक अकाउंट चालू हुए। अमेरिका का ये एक प्रोजेक्ट था फेसबुक, जिसको आज हम लोग घर घर प्रयोग कर रहे हैं। कितना समय हुआ केवल अभी उसको? केवल 15 वर्ष। और 15 वर्ष में भारतवर्ष के गांवों तक फेसबुक पहुंच गया। फेसबुक के 3 वर्ष बाद ट्विटर आया, ट्विटर के 2 वर्ष बाद व्हाट्सएप आ गया, और आज व्हाट्सएप में हम सब लोग मास्टर हो गए, सब चला लेते हैं। व्हाट्सएप कॉलिंग भी कर लेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज दे देंगे, व्हाट्सएप पे वीडियो भेज देंगे। जो अभी हम लोग डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे थे, उस डॉक्यूमेंट्री में विद्या भारती ने इन्हीं सारे प्लेटफॉर्म्स को प्रयोग करते हुए अपना फैलाव किया। सकारात्मक रूप से फैल गए हम, अच्छी बातें बताने का प्रयास कर रहे हैं, समाज को बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यही सोशल मीडिया बहुत ख़तरनाक भी है। कितने लोगों ने सोशल मीडिया में अपने जिससे लड़ाई हो गई उसको गालियाँ लिख के भेजी होंगी? हाथ उठाएं। कोई नहीं उठा रहा, लेकिन सबने भेजी। नहीं तो इमोजी बना के भेज दिया, गुस्से वाले लाल मुंह की बना के भेजी ज़रूर होगी, भेजी ना? ठीक है। लेकिन अब उसको कम करना। सोशल मीडिया एक ओपन प्लेटफॉर्म है। जैसे हम यहाँ से दिल्ली तक जाएंगे तो हमें रास्ते में बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं।
बहुत सारे ढाबे दिखेंगे, बहुत सारे खाने पीने के जॉइंट दिखेंगे, बहुत सी अच्छी बिल्डिंग दिखेंगी, लेकिन हमारा लक्ष्य है दिल्ली जाना। हमारा लक्ष्य उनकी सबकी जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। आप अपने लक्ष्य पे सोशल मीडिया का उपयोग करिए, वो चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो। ये बड़े ब्रांड हो गए, अब इसके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांड खड़े हो गए हैं। व्हाट्सएप के इक्विवेलेंट एक टेलीग्राम ब्रांड खड़ा हो गया, व्हाट्सएप के इक्विवेलेंट एक मैप ब्रांड खड़ा हो गया। एक भारतीय ब्रांड अब बड़ी तेज़ी से ऊपर आ रहा है, उसको आस्था बोल रहे हैं, वो भी व्हाट्सएप की तरह काम करता है। ये सब अब ढेर लगने वाला है, ऐसा बाज़ार हो जाएगा जैसे मल्टी ब्रांड स्टोर सब लोग गए होंगे, मॉल में सब लोग गए हुए हैं। आज से 25 साल पहले मॉल किसी ने देखा नहीं होगा, अपने बड़े भाइयों से, माँ बाप से पूछे। 25 साल पहले कुछ नहीं था। 25 साल पहले हम लोगों के यहाँ सामान लेने कैसे जाते थे, जैसे लखनऊ है तो अमीनाबाद की मार्केट गए, वहाँ पे हर चीज़ की दुकानें हैं, कपड़े की दुकानें अलग, खाने पीने की दुकानें अलग, सब तरह की अलग अलग दुकानें। लेकिन ये मॉल क्यों आ गए? मॉल इसलिए आ गए कि लोगों को लगने लगा कि बढ़िया एयर कंडीशन जगह होनी चाहिए, साफ़ सुथरी जगह हो, एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाना चाहिए। हम क्यों अलग अलग दुकान में जाएं, क्यों अलग अलग गली में घूमें। सुविधा संपन्न बनने के साथ साथ जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे हम और ज़्यादा सुविधावादी होते जाते हैं, और उसी सुविधावाद की देन होती है ये टेक्निकल या तकनीकी डेवलपमेंट। 25 साल पहले भारतवर्ष में जो पहला मॉल ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था वो 2001 में था, हालांकि शुरुआत हो गई थी 1996 से, लेकिन 2001 में पहले ऑफिशियल मॉल को बॉम्बे में डिक्लेयर किया गया था, जिसको हम लोग बिग बाज़ार बोलते हैं। बिग बाज़ार सबने देखा होगा, हर शहर में हुआ, अब तो बंद हो गया, अब वो घाटे में चला गया। लेकिन बिग बाज़ार 2001 में पहला खोला गया था नागपुर और बम्बई में एक साथ। वहाँ से मल्टी ब्रांड स्टोर शुरू हुए। आप लोगों के देखते देखते मल्टी ब्रांड स्टोर अब बंद होना शुरू हो गए, मॉल धीरे धीरे घटने लगे। अब क्या चालू हो गया? ऑनलाइन मार्केटिंग। अब आदमी उस मॉल तक भी नहीं जाना चाहता। हम लोग जब छोटे थे, जब नरेंद्र जी भाई साहब युवा थे, तो उस समय सामान खरीदने एक ज़िले से दूसरे ज़िले जाते थे। अगर हमारा गांव रायबरेली में है तो रायबरेली से, गांव से जो तहसील में बाज़ार होता था, लालगंज तहसील में आते थे। तहसील में जब सामान नहीं मिलता था तो कानपुर जाते थे, कानपुर में भी नहीं मिलता था तो आगे कहीं कलकत्ता जाते थे। ये बाज़ारों का ट्रेंड था जो धीरे धीरे ख़त्म हुआ। फिर मॉल आए, अब मॉल ख़त्म, अब ऑनलाइन। ऑनलाइन की दूरी कितनी है? कितना दूर जाना पड़ता है आपको ऑनलाइन के लिए? कहीं नहीं जाना बस फ़ोन से ही करना। और सामान कहाँ का होना चाहिए? वो कहीं का भी हो सकता है। वो सामान ऑस्ट्रेलिया से भी आपको ऑर्डर करना है तो आपको तो ऑनलाइन अपने फ़ोन पे ऑर्डर करना है, पेमेंट कर देना, ऑस्ट्रेलिया का सामान आ जाएगा। वो सामान बम्बई में होगा, बम्बई से आ जाएगा, बेंगलोर में होगा, बेंगलोर से आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। ये सोशल मीडिया का एक जो सेकेंडरी एस्पेक्ट है वो आना शुरू हुआ। लेकिन हमारे समाज के लिए इसका क्या उपयोग है, कोई बताएगा? ऑनलाइन मार्केटिंग को हम लोग, जो आज की कम्युनिटी है जो व्यापार में है, बिजनेस में है, वो कहती है कि ये बहुत अच्छी सुविधा हो गई है, अब हम अपने गांव से बैठ के अपना व्यापार कर सकते हैं। ऑनलाइन में आपने कभी दुकानदार को पूछा? कोई भी चीज़ ऑर्डर करी अगर ऑनलाइन, तो कभी उस दुकानदार को फ़ोन किया क्या? नहीं किया। कभी उस दुकानदार से कहा कि तुम्हारी दुकान कहाँ देखने आएंगे? नहीं किया। इसका मतलब ये कि भारत जैसे देश के लिए, जहाँ पे बहुत पैसे लगा के बहुत बड़ी दुकान लेके, लखनऊ में हजरतगंज में दुकान हो तो ज़्यादा बिकेगा, अमीनाबाद में हो तो थोड़ा कम बिकेगा, लेकिन वही अगर मोहनलालगंज और बक्सी का तालाब गांव में है तो बिल्कुल ही नहीं बिकेगा, गांव वाले ही खरीदेंगे जो खरीदेंगे। ये पूरा जो सोशल मीडिया आया, ये भारत के विकास की बहुत बड़ी कड़ी है। अब गांव में बैठा व्यक्ति अगर अच्छा उत्पाद बना रहा है,
वो इन ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे अपने को रजिस्टर कर ले। अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये सब प्लेटफॉर्म आप लोग सुन रहे हैं आजकल। इस पे अपने को रजिस्टर कर ले, अपने प्रोडक्ट की डिटेल दे दे। प्रोडक्ट डिटेल देने के बाद उसमें प्राइसिंग डाल दे। अपने आप जब भी परचेजिंग हो रही है तो आदमी ऑर्डर करेगा, सामान आप टाइमली डिलीवर कर दीजिए। क्वालिटी में धोखाधड़ी नहीं हो, प्राइसिंग में गड़बड़ ना हो। धीरे धीरे आपके कस्टमर अपने आप बढ़ जाते हैं। अब दुकान लखनऊ में हो, हजरतगंज में हो, या अमीनाबाद में हो, या मोहनलालगंज के गांव में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सोशल मीडिया सकारात्मक और विकासवादी भी है। इसी तरह बीमारियां हैं। पहले जब बीमार होते थे तो कहाँ जाते थे? गांव के लोग गांव के डॉक्टर के पास। अब गांव के डॉक्टर बहुत पढ़े लिखे नहीं होंगे, MBBS MD नहीं किया हुआ होगा, लेकिन चूँकि वो गांव में रह रहे हैं तो वहीं डॉक्टर। उसके बाद आगे बढ़ता था आदमी तो ज़िले पे आता था। ज़िले में आने के बाद फिर मेडिकल कॉलेज पहुंचता था, संजय गांधी PGI पहुंचता था। आज सोशल मीडिया ने मार्केट वहीं पे कर दिया। आप केवल गूगल पे सर्च मारेंगे डॉक्टर ऑफ यूरोलॉजी, कितने डॉक्टर की लिस्ट आ जाएगी? सैकड़ों। पूरे देश भर, दुनिया भर के सैकड़ों डॉक्टर्स की लिस्ट आ जाएगी। कैसे आएगी? जो डॉक्टर ज़्यादा देखा जाता होगा वो ऊपर दिखेगा सर्च इंजन में, सर्च पेज में। जो कम देखा जाता होगा वो नीचे दिखेगा। ऐसा ही होता है ना? जिसके व्यूज़ ज़्यादा होंगे वो सबसे ऊपर आ गए। तो अब बीमारी का इलाज आपके मोबाइल में आ गया। आप दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर को देख सकते हैं। सारा सब सिस्टम आप उसमें स्टडी कर सकते हैं कि वो कैसा डॉक्टर है, कहाँ का है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या पढ़ाई है, कहाँ से प्रैक्टिस की उसने। इवन उसकी प्राइसिंग आ जाएगी कि वो एक बार देखने का कितना पैसा लेता है, मिल जाएगा ना। आज से 25 साल 30 साल पहले डॉक्टर कैसे ढूंढे जाते थे? परिचय से। अगर हमारे यहाँ कोई बीमार पड़ा तो हमें पता लगा कि हमारे फला रिश्तेदार उस बीमारी से पीड़ित हुए थे, तो उनसे पूछते थे भाई डॉक्टर कौन है। तो अब हम रह रहे हैं लखनऊ में, उन्होंने इलाज कराया बेंगलोर में, तो वो बेंगलोर का रास्ता बताते थे। अब हम बेंगलोर जाते थे, वहाँ इलाज कराते थे। सोशल मीडिया ने उसको आपकी फिंगर टिप पे कर दिया, उंगली के नीचे। इसी तरह शादी ब्याह, संपर्क, नौकरियाँ। कितने लोगों ने naukri.com जैसी साइटें देखी हैं? बहुत लोगों ने देखी होंगी। अब वहाँ पे क्या है? हमें घर घर नौकरी नहीं ढूंढनी। पहले नौकरियाँ भी संपर्क से होती थी, परिचय होता था, फिर वहाँ पे लोग जाते थे, नौकरी पाते थे। चाहे वो दुकान हो, चाहे प्राइवेट कोई होटल हो, कुछ भी हो, परिचय से परिचय, उसके बाद नौकरी। आज नौकरी के लिए आपको अपने आप को रजिस्टर कर देना है। बहुत सी साइटें हैं। अभी 2 महीने पहले हम लोगों ने सर्वे किया था, 11 लाख से ज़्यादा साइट्स हैं जो नौकरी के लिए काम कर रही हैं। तो आप रजिस्टर करिए, आपके पास अपने आप डिटेल खुलता जाएगा। डिटेल खुलने के बाद आपने अप्लाई कर दिया, अपना ईमेल, मोबाइल नंबर रजिस्टर कर दिया, ईमेल पे जवाब आ जाएगा जो कंपनी नौकरी देना चाहती है। ऑनलाइन इंटरव्यू अब हो जाते हैं। कोविड पीरियड में और ज़्यादा हो गया। कोविड में ऑनलाइन इंटरव्यू हो गए। उसे लगा कि और बढ़िया इंटरव्यू लेना, तो उन्होंने कहा वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं। वीडियो कॉलिंग से आपस में बात कर ली उन्होंने। दूरी कितनी है? हो सकता है नौकरी देने वाला एम्प्लॉयर आपका जापान में बैठा हुआ है। जापान उस बच्चे ने नहीं देखा है जो नौकरी का इंटरव्यू दे रहा, लेकिन वर्क फ्रॉम होम, ये शब्द अभी लोगों ने सुना? सबने? जिसने नहीं सुना हो वो हाथ उठाए। सबने सुना है। तो वर्क फ्रॉम होम हो गया, मतलब दुनिया फिर से मुट्ठी में आ गई। ग्लोब इतना छोटा हो गया है कि आपका एम्प्लॉयर जापान में, आप लखनऊ में, रायबरेली में, अयोध्या में, काशी में, वो आपको काम भेज रहा है। आप अपने यहाँ से काम डिलीवर कर रहे हैं, वो आपके अकाउंट में सैलरी दे रहा है, आपका घर चल रहा है। आप बड़े आराम से लोगों के बीच में बताते हैं मैं तो फला मल्टीनेशनल में काम कर रहा हूँ। ऐसा हो रहा है। अब ये सब जो सोशल मीडिया के फ़ायदे हैं, इन फ़ायदों पे हमें जाना है। ये जितने भी सोशल मीडिया के सिस्टम हैं, इनकी गणित इस तरीके से चलती है, जैसे हम लोग कहते हैं कि
निरंतर, इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। एक आदमी जो बात अपने 2 लोगों को बता रहा है, वो 2 लोग अपनी बात अपने 2-2 लोगों को बता रहे हैं, वो 2-2 लोग अब जितने हो गए वो अपने 2-2 लोगों को। तो कुछ ही सेकेंड्स में एक बात जो यहाँ से शुरू हुई वो हो सकता है लाखों लोगों तक पहुँच जाए, और पहुँच रही है। इसकी बुराइयां क्या हैं वो हमने अभी दिखाया सारा, सब तरह की बुराइयां इसमें व्याप्त हैं। आपने ज़रा सी गलती कर दी, आपको बैंक ने ATM कार्ड दे रखा है, आपको बैंक ने नेट बैंकिंग की सुविधा दे रखी है, आप ऐप के माध्यम से अपना पेमेंट कर लेते हैं। सभी लोग करते होंगे, पेटीएम ATM सब यूज़ कर रहे होंगे, गूगल पे यूज़ कर रहे हैं ना सब लोग। अब आपने अपना पिन बता दिया किसी को, अब जिसको भी पिन पता लग गया, ऐसे समूह में हम लोग बैठे हुए हैं, फ़ोन कहीं रख दिया हमने, उसको पिन पता है, उसने फट से आपका ऐप खोला, पिन अप्लाई किया, पेमेंट कर लिया अपने में। एक इतनी खतरनाक सूचना मिली, साइबर क्राइम सबने सुना हुआ है। बैंकों के पास लाखों केस आ रहे हैं साइबर क्राइम के, इस पे बड़ी जांचें होती रहती हैं दुनिया भर में। अभी एक सर्वे रिपोर्ट जारी की गई है, भारतवर्ष की है रिपोर्ट, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से जारी की गई, कि देश के अंदर जितने साइबर क्राइम होते हैं उसमें 97% क्राइम अपने लोगों द्वारा किए जाते हैं। अपने लोगों द्वारा कैसे होते हैं? पिताजी का ATM कार्ड है, उसके पीछे उन्होंने पिन लिख दिया, क्योंकि पिताजी की पीढ़ी उतना बहुत ज़्यादा कंप्यूटर से भी नहीं है, आप लोग बहुत कंप्यूटर से भी हैं। अब तो छोटा बच्चा जो 2 साल 3 साल, जैसे राज्यपाल महोदया बोल रही थी ना, 1 साल का बच्चा भी मोबाइल खेल रहा है। तो अब पिताजी ने ATM के पीछे पिन लिख दिया, बच्चे ने मौका देखा, गया ATM से 500 रुपये निकाल लाया, क्योंकि पिन तो लिखा ही हुआ, कार्ड लगाना है, कुछ नहीं है। जब पिताजी ने स्टेटमेंट देखा तो उनको लगा कि 500 रुपये 2 बार निकल गए, तो वो पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। तो पुलिस के पास साधन है कि वहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ, स्टेटमेंट से CCTV कैमरे की टाइमिंग मिलाई गई, उनको फ़ोटो दिखाया गया तो उन्हीं का बेटा है। तो अब क्या करेंगे वो? तो उन्होंने पुलिस से कहा अच्छा छोड़ो भाई। ये जो छोटे छोटे क्राइम होते हैं, ये फिर बड़े क्राइम को बढ़ावा देते हैं। अगर कोई व्यक्ति इसमें 2 बार 3 बार सफल हो गया, तो अगली बार वो 500 रुपये नहीं निकालेगा, वो 5000 निकालेगा। उसमें भी सफल हो गया तो 50,000 निकालेगा। फिर वो एक ऐसे अंतहीन साइबर क्राइम में फंस चुका होगा कि वहाँ से लौटना संभव नहीं है। इसलिए हरदम समाज को ये मानसिकता देनी होती है कि साइबर क्राइम में कभी नहीं जाए, क्योंकि साइबर क्राइम का एविडेंस कभी नहीं छिपता। जैसे हम लोगों ने विद्या भारती LMS दिखाया, इसमें बच्चों को पढ़ने की सुविधा है, सब तरह की किताबें हैं, मल्टीमीडिया है, क्वेश्चन बैंक है, टेस्ट पेपर्स हैं, सब कुछ है। एक ऐसा स्कूल जिसमें दीवारें नहीं हैं, क्लासरूम में आके बेंच में नहीं बैठना, लेकिन वो स्कूल 24/7 ऑल 365 डेज, कभी भी रात के 2 बजे भी बच्चा पढ़ना चाहे उसमें पढ़ सकता है, वैसे ही पढ़ेगा जैसे स्कूल में पढ़ता है। अब वहाँ पे साइबर सिस्टम पूरा लगा हुआ है। बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है तो बैक एंड रिपोर्ट जनरेट हो जाती है कि नहीं पढ़ रहा। अगर वो ज्वाइन ही नहीं कर रहा तो एब्सेंट मार्क कर देगा, मशीन ही कर देगी एब्सेंट मार्क। उसको किसी को करना नहीं, कोई टीचर नहीं लगेगा उसके लिए, कोई प्रिंसिपल नहीं लगेंगे, मशीन कर देती है। उसी तरह से सारे तरह के जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, मशीन बता देती है कि 9th A का बच्चा है तो साइंस में कमज़ोर है, मशीन बता रही है। मशीन का ये जो एडवांसमेंट हुआ, इस मशीन के एडवांसमेंट में हमें अपने नैतिक चरित्र से नियंत्रण करना पड़ता है। नैतिक चरित्र क्या होता है? दुनिया भर में इसको सिविक सेंस बोलते हैं। सिविक सेंस और नैतिक चरित्र एक ही बात है। हम कहते हैं कि हम अपने घर का कूड़ा निकाल के घर के सामने फेंक दें, घर हमारा साफ़ हो गया। नहीं, सिविक सेंस कहता है कि वो सड़क भी आपकी है, तो आप सड़क पे नहीं फेंकेंगे कूड़ा। कूड़ा फेंकने की जो जगह है वहाँ फेंक दीजिए, कूड़ेदान में फेंकिए, वहाँ से जो व्यवस्था होगी वहाँ से कूड़ा उठता होगा। इसको हम लोग सिविक सेंस बोलते हैं, यही नैतिक चरित्र है। साइबर लॉ, साइबर क्राइम, सोशल मीडिया,
इसके सारे नेगेटिव एस्पेक्ट तभी नियंत्रित हो सकते हैं जब हम मनोवैज्ञानिक रूप से ये मान लें कि गलतियां नहीं करनी हैं, जब हम ये मान लें कि हमें नैतिक रूप से स्ट्रांग रहना है, बहुत मजबूत रहना है, किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं होना है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जो आपदा अभी है आज की डेट में, वो 11-12 वर्ष की उम्र से लेके 24-25 वर्ष की उम्र के बीच के युवा। वो आपदा क्यों है? क्योंकि उस समय आपको अपनी सब चीज़ें खराब लगती हैं, अपने माँ बाप खराब, अपना घर खराब, अपनी वेशभूषा खराब, अब आपको जो खाना मिल रहा है घर में वो खराब। अच्छा क्या लगता है? जो आपको नहीं मिल रहा है उसके अलावा। जब आप सोशल मीडिया पे निगेटिवली एक्टिव होते हैं तो आपको उसके बहुत सारे तर्क मिल जाते हैं, क्योंकि ऐसा एक समूह बन जाता है, फिर लाखों करोड़ों लोगों का समूह बन जाता है जो बुराई 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 बुराई। उसमें जो अच्छे समूह के लोग हैं वो बहुत कम होते हैं। बुराई की शेयरिंग बहुत जल्दी होती है। अभी इस प्रांगण में कहीं पे मारपीट होने लगे, पूरा सब लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन कहीं पे कोई व्यक्ति किसी की मदद कर रहा होगा, एक कुत्ते के बच्चे को चोट लग गई हो, मदद कर रहा हो, तो कोई ध्यान नहीं देगा। ऐसा होता है ना। अच्छाई को हरदम इग्नोरेंस मिलता है अलग, और बुराई को महत्व मिलता है। हम लोग जब यहाँ पे आते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी प्रायोजन हैं वो अच्छे चरित्र, अच्छे संस्कार की बात करते हैं। हम अगर सब एकजुट हो जाएं तो यही सोशल मीडिया अपने आप सकारात्मक खबरें भी देने लगेगा, सकारात्मक बातें करने लगेगा, सकारात्मक व्यवस्थाएं दिखने लगेंगी, अच्छे संसाधन दिखने लगेंगे, हर चीज़ अच्छी दिखने लगेगी। ऐसा हो सकता है ना? किसी के दिमाग में कोई अच्छा सा प्रश्न आए तो पूछिए। सोशल मीडिया को लेके, किसी तरह की बातों को लेके, डॉक्यूमेंट्रीज़ को लेके, आज जो चीज़ें समाज में हो रही हैं, कोई प्रश्न हो, बढ़िया प्रश्न पूछिए। कोई प्रश्न नहीं तो एक बढ़िया सी कहानी सुनाते हैं। छोटी कहानी है, बढ़िया कहानी। वो आप लोगों को इसलिए जाननी आवश्यक है क्योंकि हम जिस जीवन की तरफ भागते हैं, हम जो अपने लक्ष्य तय करते हैं, वो लक्ष्य कैसे होने चाहिए, इस कहानी से आपको वो पता लगेगा। एक बार एक बड़े अच्छे आचार्य थे, उन्होंने 100 लोगों को एक कमरे में इकट्ठा कर लिया, जैसे आप लोग बैठे हुए, और सबको एक एक गुब्बारा दिया, फुला हुआ, हवा भरा हुआ गुब्बारा, और एक एक मार्कर पेन। मार्कर पेन आप लोगों ने देखा है, जिससे लिख दिया जाए तो बिगड़ता नहीं है, फिर वो परमानेंट लिख जाएगा, है ना। तो एक एक मार्कर पेन दे दिया, एक एक गुब्बारा दे दिया, और उनसे कह दिया आप अपनी इच्छा लिख लो और अपना नाम लिख लो इस गुब्बारे पे। सबने लिख लिया। इस कमरे के बगल में जैसे कमरा है, बाहर निकल के कई कमरे हैं, तो एक कमरे में उन्होंने कहा ये गुब्बारे डालाओ जाके। तो सब लोग गए, गुब्बारे डाले उसमें, गुब्बारे डाल के आए, फिर बैठे, फिर आचार्य जी ने कुछ बातें करी 2-3-4 मिनट। उसके बाद फिर उन्होंने कहा अच्छा आप सब लोग जाओ उस कमरे से अपना अपना गुब्बारा लेके आ जाओ। सब लोग गए, 3 मिनट का टाइम था, 3 मिनट बाद अलार्म बजना था। अलार्म बज गया, किसी को गुब्बारा अपने नाम का नहीं मिला, सब खाली हाथ लौट आए। तो आचार्य जी ने पूछा क्या हुआ, गुब्बारे क्यों नहीं लाए? तो उन्होंने कहा अरे गुरुजी उसमें मिला ही नहीं, इतने 100 गुब्बारों के बीच में हम अपना गुब्बारा ढूंढते रहे, मिला ही नहीं। आपको भी लगता है सही बोले होंगे क्योंकि नहीं मिल सकता। तो गुरुजी ने फिर अपना, आचार्य जी ने कुछ चीज़ें बताई, 2-4 मिनट 5 मिनट बात करी। बात करने के बाद उन्होंने कहा अच्छा फिर से जाओ एक बार और प्रयास कर लो, हो सकता है पिछली बार टाइम कम रहा हो तो 3 मिनट नहीं आपकी 5 मिनट दे देते। 5 मिनट सब गए, 5 मिनट तक इधर धक्का उधर धक्का, इसे धकेला उसे ढकेला, जैसे करते हैं। आप लोग भी ऐसे ही करेंगे अगर घुसेंगे एक कमरे में 100 लोग, है ना, धक्का मुक्की हो जाएगी। 5 मिनट बीत गए, अलार्म बज गया,
फिर वो लौट आए। फिर आचार्य जी ने पूछा, अरे अब क्यों नहीं लाए, अब तो टाइम ज़्यादा था। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी कुछ नहीं मिल रहा उसमें, गुब्बारा तो दिख ही नहीं रहा मेरे नाम का कहीं। तो उन्होंने फिर 2-3 मिनट बात करी। फिर उसके बाद कहा, अब की एक फार्मूला बताते हैं, उस फार्मूले को लगाना सब लोग। फार्मूला उन्होंने क्या बताया कि जाते ही जिसके हाथ में जो गुब्बारा है वो गुब्बारा उठा लेना, और उसमें ज़ोर से जिसका नाम लिखा हो उसका नाम पुकार देना। 5 मिनट टाइम फिर है। अब की बार फिर सब गए। 1 मिनट बीतते बीतते सब आ गए। अभी 5 मिनट का टाइम था, 1 मिनट में सब वापस, सबके हाथ में गुब्बारे। आचार्य जी ने पूछा, क्या हुआ भाई, अब की बार सबके हाथ में गुब्बारे कैसे आ गए? तो उन्होंने बताया कि आचार्य जी आपने जो फार्मूला बताया था, उस फार्मूले से मेरे हाथ में जो गुब्बारा आया, मैंने नाम पुकारा, उस व्यक्ति ने हाथ उठाया, हमने उसको गुब्बारा दे दिया। तो कहे तुम्हारा गुब्बारा कैसे मिला? तो उन्होंने बताया, जो सज्जन थे उन्होंने कहा किसी ने मेरा नाम पुकारा, मैंने हाथ उठाया, मुझे मेरा गुब्बारा मिल गया। तो कहानी सुनाने का तात्पर्य क्या है? गुब्बारा आया, हमने नाम पुकारा, मतलब उसके हिस्से की खुशियाँ उसको देना हमने चाहा और दे दिया। जीवन का सबसे सकारात्मक पक्ष ये है कि हम अगर दूसरे के हिस्से की खुशियाँ देना सीख जाएं, तो आपके हिस्से की खुशियाँ अपने आप आपके पास आ जाएंगी। सबके हाथ में गुब्बारे आ जाएंगे, सबकी इच्छाएं जो लिखी थी वो पूरी हो जाएंगी। यही सीखने आप यहाँ आए हैं। हम उस संगठन का हिस्सा बन रहे हैं, हम उस संगठन का हिस्सा हैं जो संगठन कहता है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि, पीछे लिखा हुआ है राष्ट्रहित सर्वोपरि। अगर आपके अपने हित और राष्ट्र के हित में किसी एक का चयन करना हो तो हमें राष्ट्र के हित का चयन करना होगा, और किसी के भी हिस्से की खुशियाँ देने में कभी पीछे नहीं हटना। कितना भी अपना मन ना करे, हम लोगों का मन बड़ा कमज़ोर होता है, कैसे किसी को 2 रुपए दे दो, कैसे किसी को अपने पास आई हुई आधे फल दे दें, मन कमज़ोर होता है। लेकिन उदार बनिए, उदार बनेंगे निश्चित रूप से जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, राष्ट्र के सब लोग सुखी हो जाएंगे, राष्ट्र समुन्नत हो जाएगा, और हम वो राष्ट्र फिर से बन जाएंगे जिसको हम कहते थे कि हम विश्व गुरु हैं। धन्यवाद।